Good evening, I am Aradhna and today I am going to teach you about reactor design. Without chemical reaction, our world would be a barren planet, means बंजर ग्रह. बिना केमिकल रिएक्शन के हमारी ये दुनिया एक बंजर ग्रह हो जाएगी. नो लाइफ ऑफ एनी सॉर्ट वुड एग्जिस्ट. किसी भी प्रकार का कोई जीवन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा. केमिकल रिएक्टर इज़ द हार्ट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस. केमिकल रिएक्टर किसी भी केमिकल प्रोसेस का हार्ट होता है, मतलब दिल. और हार्ट ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए केमिकल प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केमिकल रिएक्टर. ये कंटेंट आपको मेरी आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखेगा. केमिकल रिएक्टर्स, बैच रिएक्टर, कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स, कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, ट्यूबुलर रिएक्टर जिसे प्लग फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं, फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी एंड होल्डिंग टाइम. Chemical reactors. Chemical reactors vary widely in size and shape and in method of operation. बहुत तरीके के केमिकल रिएक्टर्स होते हैं और ये क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड इन मेथड ऑफ ऑपरेशन. तो अगर हम शेप की बात करें तो दो तरीके के रिएक्टर्स होते हैं, टैंक रिएक्टर्स और ट्यूबुलर रिएक्टर्स. और अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि कैसे रिएक्टेंट रिएक्टर में फीड किए जाते हैं और कैसे प्रोडक्ट्स रिएक्टर से डिस्चार्ज किए जाते हैं, इसे कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन. तो एज़ पर मोड ऑफ ऑपरेशन हमारे पास तीन तरह के रिएक्टर्स हैं: बैच रिएक्टर्स, सेमी बैच रिएक्टर्स एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स. बैच रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जब बहुत कम अमाउंट में मटेरियल ट्रीट किया जाता है रिएक्टर में, और कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर तब यूज़ किए जाते हैं जब ज़्यादा क्वांटिटी मटेरियल की ट्रीट की जाती है. और सेमी बैच रिएक्टर तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें किसी भी रिएक्शन पे अच्छा कंट्रोल चाहिए. बैच रिएक्टर, तो जैसा कि नाम से ही है कि बैच है, बैच होते हैं, मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो इनिशियली चार्ज कर दिया जाता है और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए रिएक्टर में छोड़ दिया जाता है. एजिटेशन एजिटेशन होता है उतने टाइम ना तो कोई रिएक्टेंट फीड कराया जाता है और ना ही कोई प्रोडक्ट डिस्चार्ज किया जाता है. फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम द प्रोडक्ट इज़ विड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टर. अब ये फिगर दे रखा है आपको एक बैच रिएक्टर का, जिसमें ऊपर एक एजिटेटर लगा हुआ है, टाइम रीडिंग करने के लिए एक स्टॉप वॉच लगी हुई है, और ये जो मिक्सचर है, रिएक्टेंट मिक्सचर, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है. The batch reactor is characterized by the variation of extent of reaction, that is conversion. Conversion means how much reactant is converted to product. Means 10% reactant product में change हुआ है या 20% reactant product में change हुआ है, that is called conversion. The batch reactor is characterized by the variation of extent of reaction and properties of the reaction mixture with time. ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेट्रा. क्योंकि टाइम के साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, इसलिए ये एक अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस में दिया भी है, इट ऑपरेट्स अंडर अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस एज इन इट कॉम्पोजिशन चेंजेस विद टाइम. टाइम के साथ कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टर में कॉम्पोजिशन हर जगह सेम होगा, मतलब लेफ़्ट में भी वही कॉम्पोजिशन होगा, राइट में भी वही कॉम्पोजिशन होगा. बैच रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल इक्विप्ड विथ एन एजिटेटर फॉर स्टीयरिंग द कंटेंट्स. जैसा कि आपने फिगर में अभी देखा हुआ था, स्टीयर क्यों करते हैं कंटेंट्स को, ताकि मिक्सिंग हो जाए अच्छे से. इट इज़ प्रोवाइडेड विथ आइदर एक्सटर्नल जैकेट और कूलिंग कॉइल और बोथ फॉर हीटिंग और कूलिंग द रिएक्टर कंटेंट्स. डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसमें कूलिंग और हीटिंग के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं. या तो जैकेट प्रोवाइड की जाती है हीट करने के लिए, या फिर कूलिंग कॉइल प्रोवाइड की जाती है कूल करने के लिए. जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट निकलेगी तो गर्म हो जाएगा, तो इसलिए कूलिंग कॉइल की नीड होगी. बैच रिएक्टर इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. बैच रिएक्टर वहाँ यूज़ होता है जहाँ कम क्वांटिटी में रिएक्टेंट को ट्रीट किया जाता है.
अब बात करते हैं सेमी बैच रिएक्टर की। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इन बैच रिएक्टर्स द रिएक्टेंट्स आर चार्ज्ड इनिशियली टू द रिएक्टर, left for a certain time period under agitation, and after that the product is discharged from the reactor. But क्योंकि ये सेमी बैच रिएक्टर है, इसीलिए इसमें एक रिएक्टेंट तो हम इनिशियली चार्ज करते हैं रिएक्टर में, और दूसरा रिएक्टेंट कॉन्टिन्यूसली फीड करते हैं अंडर एजिटेशन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। जैसे ही दूसरे रिएक्टेंट का एडिशन ख़त्म हो जाता है, वैसे ही जो रिएक्टर मास हो गया, मतलब रिएक्शन मिक्सचर जो रिएक्टेंट के अंदर है, उसे हम थोड़ा होल्डिंग टाइम प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, एंड फाइनली द प्रोडक्ट मिक्सचर इज़ विड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन फीचर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि बैच रिएक्टर के होते हैं, मीन्स सिलेंड्रिकल वेसल विद एजिटेटर। सेमी बैच रिएक्टर का एडवांटेज ये है कि इसमें अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, and it has capability of minimizing the unwanted side reactions। कैसे? क्योंकि एक रिएक्टेंट तो इनिशियली चार्ज रहता है, पर दूसरा हम कॉन्टिन्यूसली फीड करते हैं, तो वो किस रेट पे हम फीड करते हैं, कितना फीड करते हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे हम अनवांटेड साइड रिएक्शंस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स की। Because these are continuous reactors, so reactants are fed continuously and product mixture is withdrawn simultaneously in a continuous manner. These reactors are used for higher production rate। higher production rate होता है, short reaction times होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, और प्रोडक्ट क्वालिटी का कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टैंक रिएक्टर एंड ट्यूबुलर रिएक्टर। तो अगर हम टैंक रिएक्टर की बात करें तो ये एक टैंक होता है जिसमें कंटेंट्स आर रेगुलरली एजिटेटेड बाय मैकेनिकल स्टिरर। इसमें मैकेनिकल स्टिरर होता है जिससे कॉन्टिन्यूसली कंटेंट्स एजिटेट कराए जाते हैं। इसमें प्रोविज़न होता है हीट ट्रांसफ़र का, जैसा कि बैच रिएक्टर में भी था। जैकेट होगी, कॉइल होगी, या दोनों होंगे। बैच ऑपरेशन भी हो सकता है इस टाइप के रिएक्टर में, और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पर यहाँ हम कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्यूबुलर रिएक्टर की। तो ट्यूबुलर रिएक्टर में एक या पैरेलल में एक से ज़्यादा ट्यूब होती हैं। रिएक्शन होती है जैसे जैसे रिएक्टेंट्स ट्यूब के थ्रू मूव करते जाते हैं। जो ट्यूब्स हैं वो पैक्ड होती हैं या तो कैटालिस्ट पैलेट्स से या फिर इनर्ट सॉलिड्स से। कैटालिस्ट पैलेट्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, पर रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और इनर्ट सॉलिड्स भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते और रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ भी नहीं करते। अगर सिंगल ट्यूब रिएक्टर है तो दैट मे बी प्रोवाइडेड विद जैकेट फॉर हीट ट्रांसफ़र। और मल्टी ट्यूबुलर कंस्ट्रक्शन कुछ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह होता है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक शेल होती है जिसके अंदर ट्यूब्स होते हैं। तो अगर आप फिगर देखें थर्ड वाला, तो वो मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर, इसमें एक बड़ा सा शेल है जिसके बीच में ट्यूब्स हैं, और सेकंड फिगर जो है वो जैकेटेड सिंगल ट्यूब रिएक्टर है। एक सिंगल ट्यूब रिएक्टर है जिसमें जैकेट प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म है CSTR की। इसके और भी नाम हैं, जैसे आइडियल स्टेट टैंक रिएक्टर, C स्टार रिएक्टर, CFSTR, कांस्टेंट फ्लो स्टेट टैंक रिएक्टर एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस रिएक्टर दो टाइप्स के होते हैं। पहला जिसमें कि था टैंक रिएक्टर, जिसमें कि हमने बात की थी कि टैंक रिएक्टर कॉन्टिन्यूस मैनर में भी वर्क कर सकते हैं और बैच मैनर में भी वर्क कर सकते हैं। तो ये जो है कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, दैट इज़ टैंक रिएक्टर ऑफ कॉन्टिन्यूस मोड। तो जैसा कि नाम है इसका कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, दैट मीन्स टैंक में कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग होगी, कंटेंट्स
अच्छे से मिक्स होंगे और यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट द रिएक्टर। तो क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहेगी, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, इसका मतलब रिएक्टर से जो एग्जिट स्ट्रीम निकलेगी उसका भी वही कॉम्पोजिशन होगा जैसा कि रिएक्टर के अंदर था। इस टाइप के फ्लो को हम मिक्स फ्लो बोलते हैं और इस टाइप के रिएक्टर को हम मिक्स फ्लो रिएक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस वजह से ये स्टेडी स्टेट पे रन करता है, वेल मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या रिएक्शन रेट का थ्रू आउट द रिएक्टर वॉल्यूम कोई वेरिएशन नहीं होता। CSTR में गुड टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन होता है। तो टैंक रिएक्टर का फिगर तो हम पहले देख ही चुके हैं। CSTRs आर नॉट सूटेड, ये सूट नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन हाई कन्वर्जन। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस टाइप के रिएक्टर में conversion of reactant per unit volume of reactor is the smallest of the flow reactors. रिएक्टेंट का कन्वर्जन सबसे कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ फ्लो रिएक्टर्स। पर हाँ, हाई कन्वर्जन हमें मिल सकता है अगर लार्ज रिएक्टर्स हों। CSTRs are also not suited for high pressure reactions because of cost consideration, क्योंकि अगर हाई प्रेशर रिएक्शंस होंगी तो जो वॉल थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कोई ब्रेकेज ना हो। एजिटेटर जहाँ लगा हुआ है वहाँ जो सीलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी इनिशियली स्टिरर लगाने की भी और उसकी मेंटेनेंस की भी। एंड थर्ड इज़ फॉर रिएक्शंस विथ वेरी हाई हीट ऑफ रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम कम है बिकॉज ऑफ लो एरिया एज कंपेयर टू ट्यूबलर रिएक्टर्स। बिकॉज ट्यूबलर रिएक्टर्स में ट्यूब्स होती हैं तो इसलिए वहाँ एरिया ज़्यादा होता है और इसलिए हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होता है। पर यहाँ कंपैरेटिवली टू ट्यूबलर रिएक्टर्स एरिया कम होता है, इस वजह से हीट ट्रांसफ़र भी कम होता है और इसीलिए इस तरह के रिएक्टर्स आर नॉट सूटेड फॉर वेरी हाई हीट ऑफ रिएक्शन इन कंपैरिजन टू ट्यूबलर रिएक्टर्स। और लो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी होता है। अब बात करते हैं ट्यूबलर रिएक्टर की, जिसे प्लग फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं जैसे प्लग फ्लो, स्लग फ्लो, पिस्टन फ्लो, आइडियल ट्यूबलर या फिर अनमिक्स फ्लो रिएक्टर। ये पीछे हम फिगर में दिखा चुके हैं जब हम कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स की बात कर रहे थे। जनरली इसे प्लग फ्लो रिएक्टर कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में से PFR बोल देते हैं, जो कि ये शो करता है कि इस टाइप के रिएक्टर में जो फ्लो पैटर्न होता है वो प्लग फ्लो होता है। प्लग फ्लो का मतलब कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक ऑर्डरली वे में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि कोई भी फ्लूइड का एलिमेंट ना तो किसी दूसरे एलिमेंट को जो कि इसके फ्लो पाथ में आ रहे हैं ना तो ओवरटेक करेगा और ना ही मिक्सिंग करेगा। ये अज्यूम किया जाता है कि कोई जो फ्लूइड है उसकी एक्स एक्सिस में कोई भी मिक्सिंग नहीं है। हालांकि लेटरल मिक्सिंग हो सकती है। लेटरल मिक्सिंग का मतलब है कि वाई एक्सिस में मिक्सिंग हो सकती है पर फ्लो पाथ में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्लग फ्लो is for the residence time in the reactor to be the same for all elements of fluid। जितने भी फ्लूइड के एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए रिएक्टर में रेजिडेंस टाइम सेम होगा। मतलब जितने टाइम के लिए वो रिएक्टर में है
वो सब एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रिएक्टर है, इसलिए रिएक्टेंट्स एक एंड पे एंटर होते हैं और दूसरे एंड पे प्रोडक्ट मिक्सचर डिस्चार्ज हो जाता है, और इसमें अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस होता है। मतलब कि देयर इज़ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन बिटवीन। हीट ट्रांसफ़र कैन बी अकम्प्लिश्ड आइदर बाय यूज़ ऑफ जैकेट और शेल एंड ट्यूब टाइप डिज़ाइन। इसमें भी हीट ट्रांसफ़र के लिए अरेंजमेंट होते हैं, या तो जैकेट होता है या फिर शेल एंड ट्यूब टाइप डिज़ाइन होता है, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने। ट्यूबुलर रिएक्टर्स आर रिलेटिवली ईजी टू मेंटेन एज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। ट्यूबुलर रिएक्टर्स ईजी होते हैं मेंटेन करने के लिए क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और इसमें हाईएस्ट कन्वर्जन रहता है अगर हम कंपैरिजन करें और फ्लो रिएक्टर्स से। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर ऑफ द फ्लूइड क्लास। आप देखें जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सब फ्लूइड होती हैं, और ये सब रिएक्शंस ट्यूबुलर रिएक्टर्स में कैरी की जाती हैं, जैसे कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, अमोनिया सिंथेसिस एक्सेट्रा। जैसे कि हमने पढ़ा कि CSTR आर नॉट वेल सूटेड फॉर हाई प्रेशर रिएक्शंस, बट ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर्स आर वेल सूटेड फॉर हाई प्रेशर रिएक्शंस बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन। वाई? बिकॉज इसमें स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स होती हैं, और जिन रिएक्शंस का हाई हीट ऑफ रिएक्शन होता है उनके लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ज़्यादा होता है। क्योंकि ये ट्यूबुलर रिएक्टर है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, और ज़्यादा एरिया है तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा है। हाई रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर एंड हायर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। मोस्ट होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्टर्स आर CSTRs and most homogeneous gas phase flow reactors are tubular reactors। जितनी भी homogeneous liquid phase reactors हैं ज़्यादातर वो CSTR हैं, और ज़्यादातर homogeneous gas phase flow reactors जो हैं वो tubular reactors हैं। A fixed bed reactor is essentially a tubular reactor which is packed with solid catalyst particles। Fixed bed reactor एक tubular reactor ही होता है जो कि पैक्ड होता है विथ सॉलिड कैटालिस्ट पार्टिकल्स। तो जैसा कि हम पहली फिगर में देख सकते हैं कि ट्यूब है जो कि पैक्ड है, और ये फिक्स बेड रिएक्टर को शो कर रहा है। तो इस रिएक्टर में रिएक्शन मिक्सचर को हम पास कराते हैं थ्रू द मास ऑफ स्मॉल कैटालिस्ट पार्टिकल्स। तो ये एक लार्ज डायमीटर सिलेंडर होता है विथ मल्टीपल कैटालिस्ट बेड्स और मैनी ट्यूब्स इन पैरेलल पैक्ड विथ कैटालिस्ट, जैसा कि आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं। ये मल्टी ट्यूब फिक्स बेड रिएक्टर है। सच टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम है क्योंकि इसमें कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है और वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और रिएक्टेंट अगर फ्लूइड फॉर्म में है तो ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम हो गया। इट इज़ यूज्ड कॉमर्शियली टू कैटलाइज गैस फेज रिएक्शंस। ये जो फिक्स बेड रिएक्टर्स है ये गैस फेज रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि ये भी एक ट्यूबुलर रिएक्टर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट्स इन द रिएक्टर व्हेन द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इस तरह के रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वैसे ही जैसा कि प्लग फ्लो रिएक्टर या ट्यूबुलर रिएक्टर में होता है। इस तरह के रिएक्टर में कैटालिस्ट को रिप्लेस करना थोड़ा ट्रबलसम होता है, उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रीजनरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। फिक्स बेड रिएक्टर में गैस फ्लो के चैनलिंग होने के भी चांसेस हैं। तो चैनल हो जाएगा, इसका मतलब गैस एक ही एरिया में फ़्लो करती रहेगी और बाकी जो रिएक्टर बेड के पार्ट्स हैं वो इनफेक्टिव हो जाएंगे।
इस तरह के रिएक्टर का एडवांटेज ये है कि इसमें हाईएस्ट कन्वर्जन हमें मिलता है, जैसा कि हमें ट्यूबलर रिएक्टर्स में मिलता था। मतलब उतना ही कैटालिस्ट जितना कि हम किसी और रिएक्टर में लेंगे उतना ही हम इस रिएक्टर में लेंगे, तो हमें हाईएस्ट कन्वर्जन मिलेगा। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, तो जैसा कि हमने फिक्स बेड रिएक्टर पढ़ा, एक कैटालिटिक रिएक्टर है जो कि ट्यूबलर रिएक्टर की तरह वर्क करता है और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में यूज होता है। उसी तरह से फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर भी एक कैटालिटिक रिएक्टर है, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती हैं जिसमें, और ये CH3R की तरह वर्क करता है क्योंकि इसके कंटेंट्स अच्छी तरह मिक्सिंग करते हैं, जिससे कि कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द रिएक्टर सेम रहता है। इवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बेड रहता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग फाइन कैटालिस्ट पार्टिकल्स, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। द फ्लूइड स्ट्रीम इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द रिएक्टर, जैसे कि फिगर बी में दिखाया गया है कि फ्लूइड स्ट्रीम रिएक्टर के बॉटम से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है एट अ रेट सच दैट सॉलिड्स आर सस्पेंडेड इन द फ्लूइड स्ट्रीम, इस तरीके से कि जो सॉलिड्स हैं वो फ्लूइड स्ट्रीम में सस्पेंड हो जाते हैं विदाउट बीइंग कैरीड आउट, बाहर नहीं जाते हैं। इन कंडीशंस में जो पूरा कैटालिस्ट बेड है वो एक बॉइलिंग लिक्विड की तरह वर्क करता है, जिससे कि रिएक्शन मिक्सचर का कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्टर सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर है थ्रू आउट द रिएक्टर, इसलिए रिएक्टर में कोई हॉट स्पॉट्स नहीं होते। इस तरह के रिएक्टर में टू रिजनरेट द कैटालिस्ट कॉन्टिन्यूसली इज़ पॉसिबल, मतलब हम लगातार कैटालिस्ट को रिजनरेट कर सकते हैं बिना रिएक्टर को बंद किए। दिस रिएक्टर इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द हीट इफेक्ट इज़ वेरी लार्ज और व्हेन फ्रीक्वेंट कैटालिस्ट रिजनरेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये रिएक्टर दो कंडीशंस में ज़्यादा सुटेबल है। पहली तो ये जब हीट इफेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज हो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और दूसरा जब कैटालिस्ट रिजनरेशन बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट रिक्वायर है। दिस रिएक्टर कैन हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ फीड एंड कैटालिस्ट and has good temperature control. Therefore, it is used in large number of applications. Space time and space velocity. Space time is the time required to process one reactor volume of feed at specified conditions. Means, at specified conditions, unit reactor volume of feed को process करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो स्पेस टाइम कहलाता है, जिसे कि टाउ से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट्स टाइम की होती है। वहीं स्पेस वेलोसिटी इसका ठीक उल्टा होता है। स्पेस टाइम यूनिट रिएक्टर वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड टाइम को कैलकुलेट करता है और स्पेस वेलोसिटी यूनिट टाइम के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम्स ऑफ फीड प्रोसेस हो सकते हैं एट स्पेसिफाइड कंडीशंस, ये बताता है। इसको सिंबल S से डिनोट करते हैं और ये टाउ का रेसिप्रोकल होता है। नीचे फॉर्मूला दे रखा है टाउ इज इक्वल टू 1/s, जिसको लिखा हुआ है CA0 इंटू V/FA0। ऐसा क्यों? CA0 की यूनिट्स होती है मोल से एंटरिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ फीड, कंसनट्रेशन की यूनिट से ही होती हैं। कैपिटल V यानी कि रिएक्टर वॉल्यूम, और FA0 जो कि फीड रेट है, जिसको हम लिख सकते हैं मोल से एंटरिंग पर यूनिट टाइम। यहाँ हम देखें तो मोल से एंटरिंग कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ फीड दोनों सेम होंगे और यहाँ सिर्फ टाइम बच जाएगा। FA0 अपॉन CA0 V0 के बराबर होता है, जो कि कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट। तो यहाँ से टाउ का एक और फॉर्मूला बन जाता है V/V0, यानी कि रिएक्टर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट। होल्डिंग टाइम, very important thing
There is a huge difference between holding time and space time. Holding time is the mean residence time of flowing material in the reactor. Means कोई भी flowing material reactor में कितनी देर के लिए रहता है वो holding time कहलाता है. इसे T बार से डिनोट करते हैं बिकॉज ये मीन रेजिडेंस टाइम होता है. अगर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स की बात करें तो होल्डिंग टाइम और स्पेस टाइम बराबर होते हैं, यानी कि B/V0 के बराबर होते हैं. और अगर हम चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम्स की बात करें जहाँ पे टाउ T बार के बराबर नहीं होता, यानी कि स्पेस टाइम होल्डिंग टाइम के बराबर नहीं होता, या फिर होल्डिंग टाइम B/V0 के बराबर नहीं होता, तो इस केस में होल्डिंग टाइम की क्वांटिटी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम रिएक्टर्स के लिए जैसे कि बैच रिएक्टर, CSTR, प्लग फ्लो रिएक्टर, इन सब के लिए परफॉर्मेंस इक्वेशंस इस्टेब्लिश करेंगे. जब हम उन्हें देखेंगे तो हम पाएंगे कि उन इक्वेशंस में कहीं भी होल्डिंग टाइम की टर्म नहीं आती है, बल्कि हर इक्वेशन में स्पेस टाइम ज़रूर आता है. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्पेस टाइम ही फ्लो सिस्टम्स के लिए प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजर है, ना कि होल्डिंग टाइम. बेस्ट ऑफ लक